हेलो गाइस, दिस इज मोनिका एंड वेलकम टू टीचर्स। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स फॉर चैप्टर आर एनवायरनमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल आइटम्स। राइट, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल आइटम्स ही हैं। राइट, सो पहला ऑप्शन है ग्रास, फ्लावर्स एंड लेदर। सो यहाँ एज लेदर लिखा हुआ है, सो वी विल कंसिडर कि नेचुरल लेदर है, बिकॉज कुछ मार्केट में सिंथेटिक लेदर्स भी आते हैं। लेदर जो कि किससे बनता है, एनिमल्स की स्किन से। सो इफ अगर ये प्योर लेदर है सो इट इज बायोडिग्रेडेबल, अगर ये सिंथेटिक लेदर है तो फिर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा। राइट, सो यहाँ पे एज सिर्फ लेदर लिखा है तो यहाँ पे हम इसे नेचुरली प्योर फॉर्म में कंसिडर करेंगे। सो दीज ऑल आर बायोडिग्रेडेबल। नेक्स्ट देखते हैं ग्रास, वुड, ये तो बायोडिग्रेडेबल है बट प्लास्टिक नहीं है, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट फ्रूट पील्स, केक एंड लाइम जूस। ओके, इसमें भी सारे बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है। नेक्स्ट है केक, वुड एंड ग्रास, दिस इज ऑल्सो बायोडिग्रेडेबल। सो ऑप्शन है ए, सी एंड डी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ फूड चेन। इनमें से ऑप्शंस दिए, आपको बताना है कौन सा एक फूड चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कौन सा कर रहा है, यहाँ पे है आंसर ग्रास, जिसको कौन खाता है, गोट, एंड गोट को ह्यूमन। सो आंसर इज बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, which of the following are environment friendly practices। इनमें से कौन सी प्रैक्टिस है जो environment friendly है, जो environment को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहला ऑप्शन है कैरिंग क्लोथ बैग्स टू पुट परचेसेस इन वाइल शॉपिंग, मतलब शॉपिंग करते टाइम आप क्लोथ बैग लेके जाओ, ओके, एनवायरमेंट फ्रेंडली है। स्विचिंग ऑफ unnecessary lights and fan, okay, this is also environment friendly. Then walking to school instead of getting your mother to drop you on her scooter, this is also environment friendly, and all of above. So option क्या होगा, D। ओके, आप क्लोथ बैग लेके जाओ शॉपिंग के लिए, अननेसेसरी लाइट और फैंस जो है उसको ऑन मत रखो, और वॉक करके स्कूल जाओ। सो सारे के सारे क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस है। सो ऑप्शन डी इज राइट। ओके, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है, व्हाट विल हैपन इफ वी किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन वन ट्रॉपिक लेवल। अगर आप एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को अगर किल कर देते हो तो क्या इफेक्ट क्रिएट होगा। क्या इफेक्ट क्रिएट होगा, जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस होगा कहीं ना कहीं, अगर आप किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिजम्स को किल करते हो तो। क्यों, बिकॉज अल्टीमेटली एक ट्रॉपिक लेवल में जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड के लिए किसी और दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे क्या है, डिपेंड है। अगर आप किसी एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को क्या करते हो, किल करते हो, जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल वाले जो उन पे डिपेंड है खाने के लिए, अल्टीमेटली वो भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म होंगे, बिकॉज उनको फूड नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली ये इम्बैलेंस क्रिएट करेगा इकोसिस्टम में। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज will the impact of removing all the organisms in the tropic level be different for different tropic levels? Can the organisms of any tropic level be removed without causing any damage to the ecosystem? So आंसर क्या होगा यहाँ पे, the impact of removing all the organisms in tropic level will be same, right? If the organisms of any tropic level will be removed, it will certainly damage the ecosystem। मतलब कि अगर आप किसी भी ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हो, किल कर देते हो या रिमूव कर देते हो एक ही साथ सारे, तो अल्टीमेटली क्या करेगा, हर ट्रॉपिक लेवल पे उसका इम्पैक्ट छोड़ेगा, मतलब कि उसको कहीं ना कहीं इम्बैलेंस करेगा, और इस तरीके से जो पूरा इकोसिस्टम है वो क्या होता है, डैमेज होता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ है ग्रास, ओके, एक फूड चेन दी गई है जिसमें ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रासहोपर, यहाँ पे एक एरो बना लेंगे, ओके, राइट। फिर ग्रासहोपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक एंड स्नेक को पिकॉक। सो अगर आप किसी भी एक ट्रॉपिक लेवल, दिस वन, दिस इज सेकेंड, थर्ड, स्नेक फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है और फिफ्थ है पिकॉक, अगर इन पांचों में से कोई भी एक ट्रॉपिक लेवल के आप ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हो, किल कर देते हो या रिमूव कर देते हो, सो अल्टीमेटली जो दूसरा ट्रॉपिक लेवल अपने खाने के लिए उस पर डिपेंड है, सो उसको भी क्या होगा, कहीं ना कहीं डैमेज होगा, राइट। सो यहाँ पे अगर आप ग्रासहोपर को या फ्रॉग को किसी को भी एक रिमूव करोगे तो क्या होगा, ये जो इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा ही इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर ट्रॉपिक लेवल में जो भी ऑर्गेनिजम्स है वो किसी दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स पे अपनी फूड के लिए, खाने के लिए क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, विल द लेवल ऑफ दिस मैग्निफिकेशन बी डिफरेंट एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम। सो सबसे पहले हमें पूछ रहा है बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। सो क्या होता है बायो मैग्निफिकेशन, जब भी कोई हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि किसी एक ट्रॉपिक लेवल के हो, वहां से किसी दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, ट्रांसफर होता है और इंक्रीज होता है इसका कंसेंट्रेशन, तो हम उसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जैसे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ये जो कंटामिनेशन लेवल है, जो ब्लू कलर दिख रहा है, कंटामिनेशन लेवल शो कर रहा है, ये कम है। यहाँ से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल में गया तो कंटामिनेशन का लेवल इंक्रीज हुआ। थर्ड लेवल में, थर्ड ट्रॉपिक लेवल में अगेन कंटामिनेशन का जो लेवल है और इंक्रीज हुआ एंड फोर्थ में और ज्यादा, सबसे ज्यादा कंटामिनेशन का लेवल है। सो द थिंग इज कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है कि जो कंटामिनेशन है, जो हार्मफुल केमिकल है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में क्या होता है, इंक्रीज होता है किसी भी फूड चेन में। अब आगे क्वेश्चन में ये पूछा था, क्या ये एक लेवल से दूसरे लेवल में डिफर करता है। सो यस, एक लेवल से दूसरी लेवल में जब ये जाता है तो इंक्रीज होता है और सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जो टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल होगा उसमें सबसे ज्यादा कंटामिनेशन का लेवल होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज दैट वी जनरेट। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जैसे प्लास्टिक, ग्लास एंड ऑल, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है पिक्चर में, सो इनसे कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, राइट। सो कौन से क्रिएट हो सकते हैं, सबसे पहला कि ये डिकम्पोजेबल नहीं होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसको डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर सकते सिंपलर वन में। सो क्या करता है, ये इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट करता है अगर इसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो, और एनवायरमेंट को क्या करता है, पल्यूट। दूसरा, अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो डंपिंग प्रॉब्लम की, कचरा इतना सारा कहाँ फेंके उसकी समस्या आती है। और अगर ये कचरा सॉइल में ऐसे ही पड़ा रहा जो कि डिकम्पोज भी नहीं हो रहा है तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको खराब करता है, इनफर्टाइल बनाता है और सॉइल के पीएच को भी क्या करता है, डिस्टर्ब करता है। और किसी भी जब सॉइल में प्लांट उगता है सो सॉइल की फर्टिलिटी और पीएच दोनों ही क्या होने चाहिए, अच्छे एक कंट्रोल्ड लेवल में होने चाहिए, तभी प्लांट्स ग्रो करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, इफ ऑल द वेस्ट वी जनरेट इज बायोडिग्रेडेबल। अगर जितना भी वेस्ट हम सपोज जनरेट कर रहे हैं वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सो क्या इसका भी एनवायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट होगा, कुछ नुकसान करेगा ये एनवायरमेंट को? सो यस, क्यों? क्योंकि हमें पता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डीकम्पोजेबल तो होते हैं, बट ये जो इनकी प्रोसेस होती है, जो माइक्रोब्स ये वेस्ट को जो डीकम्पोज करते हैं वो बहुत स्लो होती है। अब अगर इसकी डीकम्पोजिशन की प्रोसेस है स्लो और बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है वो
उसका रेट है फास्ट। तो बेसिकली क्या होगा, ये जो कचरा है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो ज्यादा अमाउंट में क्रिएट होगा, और जितना कि ये डिकम्पोज हो रहा है उसका रेट स्लो है, कम है। मतलब कि जितना कचरा डिकम्पोज नहीं हो रहा है उससे ज्यादा कचरा बढ़ रहा है। सो अल्टीमेटली क्या करेगा, ये वेस्ट स्मेल क्रिएट करेगा, जो कि अगर ह्यूमंस उसे इनहेल करते हैं तो वो हार्मफुल है, प्लस ये एनवायरनमेंट को भी क्या करेगा, पल्यूट करेगा, जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होगा। एंड द थिंग इज, इस पोल्यूशन के वजह से ह्यूमंस को भी क्या हो सकती है, कुछ डिसीज हो सकती है, मींस हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट हो सकते हैं। सो अगर हम ये जो डिस्पोज, अगर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको प्रॉपरली डिस्पोज करते हैं, सो क्या होगा, ये एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर अगर प्रॉपरली डिस्पोज आप नहीं कर पाते हो, डिकम्पोज बहुत स्लो हो रहा है, कचरा बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो क्या होगा, ये एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज डैमेज टू द ओजोन लेयर अ कॉज फॉर कंसर्न, व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज। ठीक है, ओजोन लेयर अगर डैमेज होती है तो ये एक सोचने का विषय क्यों है, और इस पे क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे इसमें। सो द आंसर इज, the damage to the ozone layer is cause for concern because if the ozone layer in the atmosphere disappear completely, then all the extremely harmful ultraviolet radiations coming from the sun will reach to the earth। मतलब कि ओजोन लेयर क्या करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, राइट, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सन के थ्रू आएगी उसको वो वही ट्रैप कर लेता है। बट अगर ये रेज डायरेक्ट अर्थ पर पहुंच गई, राइट, तो क्या होगा, ये हेल्थ हैजार्ड्स क्रिएट करेगा, जैसे कि स्किन कैंसर, राइट। सो हमें ओजोन लेयर को डैमेज होने से, डिप्लीट होने से क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। नाउ आगे नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में कि हम ऐसे कौन से स्टेप्स ले रहे हैं कि जिससे ये जो ओजोन लेयर है वो क्या हो, डैमेज होने से बचे। सो कौन से अटेम्प्ट्स है ये अटेम्प्ट्स कौन कौन से हैं, इन एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, जितनी भी डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्या कर रही है, हैव साइन एंड ओबे द डायरेक्शंस ऑफ यूएनईपी, यूएनईपी की डायरेक्शंस को फॉलो कर रही है। व्हाट इज यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो क्या कहता है कि जो भी CFCS है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, उसका जो प्रोडक्शन है आपको लिमिट कर देना चाहिए, या फिर उसे यूज नहीं करना चाहिए, उसकी प्रोडक्शन पे थोड़ी लिमिट्स लगानी चाहिए, फ्रीज करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये क्या करता है, ओजोन, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, राइट, एक जो 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलके बनता है, राइट। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, और क्या करता है, जो ओजोन की लेयर है उसे डिप्लीट करता है, राइट। सो ओजोन की लेयर डिप्लीट ना हो, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका जो प्रोडक्शन है उसको क्या करना चाहिए, लिमिटेड करना चाहिए। क्लियर, ओके। सो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। फॉर मोर अपडेट्स एंड नोट्स यू कैन फॉलो अस ऑन आवर Instagram and Telegram channel. Thank you.